अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, ताज़ा खबर आई है कि वजारत दफ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि मुल्क में जो इंतखाबात हैं, तमाम इंतखाबात वो एक ही वक्त पर हों और सुप्रीम कोर्ट जो 4 अप्रैल का फ़ैसला है उसको वापस ले और जब असम्बलीज़ अपनी मुद्दत पूरी कर लें, यानी बलूचिस्तान असम्बली और सिंध असम्बलीज़ अपनी मुद्दत पूरी कर लें, तब ही इंतखाबात करवाए जाएं। अहम खबर है। और दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमती इत्तेहादियों का अहम इजलास हुआ है। ज़राए बताते हैं कि इस इजलास में बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ दी कि इमरान खान से मुज़ाकरात करने चाहिए। बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की तायीद MQM, BNP, खालिद मक्सी, चौधरी सालेक हुसैन और मोहसिन दावर ने भी की, जबकि JUIFA ने बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की मुखालफत की और कहा कि इमरान खान कोई सियासी कुव्वत नहीं, झूठा इंसान है और भरोसे के लायक नहीं, इसलिए उससे बात नहीं करनी चाहिए। पर बिलावल भुट्टो ने इसरार किया कि डायलॉग ही वक्त की ज़रूरत है और बातचीत के दरवाजे बंद करना गैर जमहूरी और गैर सियासी अमल है। मगर क्या इमरान खान खुद मुज़ाकराती मेज़ पर आने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये पूछते हैं साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर जनाब कासिम खान सूरी से। और नाजरीन, दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा है कि इंतखाबात एक ही दिन करवाने जाएं तो ये बेहतर होगा। 8 अक्टूबर से पहले इंतखाबात करवाए गए तो मुल्क में एनार्की फैलने का खदशा है। एनार्की का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। कासिम सूरी साहब, आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से हाल ही में हुई है, तो क्या खान साहब खुद मुज़ाकराती मेज़ पर आने के लिए तैयार हैं, चूँकि एनीथिंग लेस में बी नॉट एक्सेप्टेबल? देखें मुनीज़े, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब हैं। अभी हालिया में जो भी सर्वेज हुए हैं, IRIS का हुआ है, गैलप का हुआ है, उसमें सबसे आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बात यह है कि ये जो पार्लियामेंट में ये जो कब्ज़ा माफिया बैठा हुआ है, ये जो मनी लॉन्डर्स और सारे झूठे जो बैठे हुए हैं आज बुज़दिल लोग, ये सारे किसी और के कहने पर इन सबको इकट्ठा किया गया था। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने पहले पार्लियामेंट से जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, तकरीरें की, उल्टी सीधी बातें की। मेरा सवाल तो कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि क्या मुज़ाकराती मेज़ के ऊपर बैठेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, मुज़ाकराती मेज़ पे जब ये इनकी हरकतें आप देखें, सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह अहकामात है, आइन में लिखा है कि 90 दिन में इंतखाबात कराएं। इंतखाबात की डेट दे दी गई है 14 मई। आपका वजीर दाखिला खुल्लम खुला कह रहा है राना सनाउल्लाह कि 14 मई को नहीं होने देंगे इंतखाबात। तो आप मुझे बताएं किसके साथ बैठेंगे? मैं ये इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब चूँकि PTI की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से भी और ख़ुद खान साहब ने भी कहा कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, तो जब बातचीत करने को तैयार होते हैं तो उसका कोई लाएअमल भी तो तय किया होगा आपकी पार्टी ने। क्या उसके अंदर मुज़ाकराती मेज़ पे खान साहब खुद बैठेंगे? इस पर कोई हतमी फैसला हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, हमारा तो हमने तो कहा हम बिल्कुल इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं कि इलेक्शन जो आइन में लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है। सर, वो 90 दिन गुजर गए हैं, उस पे बात करें। अभी वो 90 दिन तो गुजर गए हैं, लेकिन उसके उन्होंने नियरेस्ट नजदीकी दिन 14 मई दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 14 मई का। मगर अगर 14 मई को इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे तो फिर आपका लाएअमल क्या होगा? खजाना को आपने कहा पैसे देने हैं जी, मगर वो भी आज नहीं हुआ। पूरे पाकिस्तान को पता है ये भाग रहे हैं इलेक्शन से, ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। उनका तो लाएअमल सामने आ गया है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लाएअमल होगा? लोग आपको वोट देते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि 14 मई को तो ऐसा नहीं लग रहा कि इलेक्शंस होंगे। अब जिन MPs ने इस्तीफा, जिनकी असम्बली डिसॉल्व हुई, वो भी पूछते हैं कि जी आपने मुफ्त में ही हमारी असम्बलीज डिसॉल्व कर दी। अब ये बताइए कि इंतखाबात कब होंगे, आपका लाएअमल क्या होगा? मेन चीज़ है कि 14 मई को तो नहीं हो रहे, आपका लाएअमल क्या होगा? पहली बात तो यह है कि मुफ्त में तहलील नहीं की। आइन और कानून को देखते हुए मशवरा करके जो आइन में लिखा था, जो कर सकता था CM पंजाब का भी और पख्तूनख्वा सूबे का भी, आइन और कानून को देखते हुए असम्बलियां तहलील की, जिसमें साफ लिखा है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। अब जब आपकी हुकूमत ही हडर्मी पे आई हो और वो नहीं कराना चाह रही, पूरी अवाम को पता है, डरे हुए हैं, भाग रहे हैं इलेक्शन से। तहरीक इंसाफ चाह रही है, हमने आपने देखा खान साहब ने जो इंटरव्यूज़ किए खुद, और वो टिकटों पे भी देने पे हम नज़दीक पहुंच चुके हैं। 19 तारीख आखिरी दिन है, आपने टिकटें जो है वो जमा करानी है, हम उस प्रोसेस में लगे हुए हैं। ये भाग रहे हैं। बात यह है कि अगर आप किसी गैर आइनी काम पे आप आते हो तो वो इस टाइम मौजूदा वक्त की हुकूमत कर रही है गैर आइनी काम, उसके अंदर तमाम वो PDM की जमातें कर रही हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है आइन में जो इख्तियारात दिए गए हैं, जो अवाम को दिया गया वोट का, उस पे आया लोग जाए। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का लाएअमल क्या होगा। मुझे अभी तक अपने सवाल का सीधा जवाब मिला ही नहीं कि क्या खुद इमरान खान हमारा साहब लाएअमल ये है कि मुज़ाकराती हमने मेज आइन और पे आएंगे कानून कि की नहीं। पासदारी कायम करनी है, आइन और कानून की पासदारी करवानी है। हमने जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है वो आखिरी फैसला होता है, उस फैसले की तरफ इस डरपोक बुज़दिल हुकूमत को लेकर जाना है मगर जो ऐसा चीले हुआ बहाने नहीं कर रही है। इंडिया में आईपीएल में 2 टीमें बिकी हैं, लखनऊ और हैदराबाद, वहां पर 400 अरब रुपए की 2 टीमें बिकी हैं, और हमारे इस अपने पाकिस्तान के अंदर 21 अरब रुपए नहीं है। सर ये जो अपना पाकिस्तान का नारा, 21 अरब रुपए नहीं है इलेक्शन कराने के लिए। बात ये है कि अब लोग ये जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि 14 मई को इंतखाबात नहीं हो रहे और एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। आप तो क्वेटा बैठे हुए हैं, मगर इस्लामाबाद में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। 3 घंटे से ज़ायद जो है सुप्रीम कोर्ट में DGMI और DGISI की मुलाकात जो है वो चीफ जस्टिस के साथ और 2 और जो सीनियर जजेज़ हैं जो इस केस की सुनवाई कर रहे हैं उनके साथ हुई है, जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जी क्यों वो जो है सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं फराहम कर सकते इलेक्शन के लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो मुलाकात हुई है जिसकी शायद सुर्खियाँ आज अखबारों में भी देखी जा रही हैं, आपका क्या रद्द अमल है उसके ऊपर? देखें, पहली बात तो ये है, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये मुल्क एटमी ताकत है। इस मुल्क में जो है वो लोगों को आइन और कानून अगर नहीं होगा तो ये मुल्क नहीं चल सकेगा। नहीं, मगर इस तरह नहीं होगा कि कोई आके ब्रीफिंग देगा। ये ब्रीफिंग किस चीज की है, मुझे आप बताएं, कौन सी दहशतगर्दी? सर बिलखसूस इस मुलाकात के एक साल पहले तक इलेक्शन हो रहे थे। मेरा रद्द-ए-अमल ये है कि मुलाकात ठीक है होगी, लेकिन आइन और कानून की पासदारी मुल्क बचाएगी। इस तरह की मुलाकातें पीछे से डरा धमका के नहीं हो सकता कि दहशतगर्दी है आप इलेक्शन नहीं कराएंगे, दहशतगर्दी है ये बैठे हुए हैं, दहशतगर्दी है इलेक्शन कमीशन 10 करोड़ रुपए घर पे खर्च कर रहा है, दहशतगर्दी है अरबों रुपए जो है आपके खर्च हो रहे हैं मुल्क में, वहां पे दहशतगर्दी नहीं है। अपनी हुकूमत बचाने के लिए पता है अनपॉपुलर हैं, नहीं इलेक्शन जीत सकते, तो आप इलेक्शन की तरफ करने से भाग रहे हैं, डराना धमकाना नहीं चलेगा। सर आपकी बात जो है ना वो बहुत क्लियर आनी चाहिए, इसलिए बिकॉज लोग आपको इंटरव्यू देख रहे हैं, आप डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। अब जाके अगर इस्टेब्लिशमेंट मुलाकात करती है चेंबर के अंदर चीफ जस्टिस साहब के साथ, आप कहते हैं कि वो डराने और धमकाने के मुतरादिफ है। देखें, मैं कह रहा हूं जो भी उन्होंने मुलाकातें की, मुझे नहीं पता क्या बोला, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आइन में लिखा है कि आपने इलेक्शन कराने हैं। कोई भी ऐसी वजाहत आप खुलेआम भी दे सकते हैं, आप बता सकते हैं लोगों को, अवाम को पता है, हम सारे फिर रहे हैं, सारा पाकिस्तान चल रहा है। आप दहशत गर्दों का सहारा लेकर इलेक्शन सिर्फ रोकना और फिर ये कहना इलेक्शन कमीशन का कि इलेक्शन जो है वो इकट्ठे जब होंगे तो फिर दहशतगर्दी भी नहीं होगी, फिर हमारे पास पैसे भी होंगे, फिर हमारे पास सिक्योरिटी भी होगी, फिर हम जो है वो इलेक्शन करा सकेंगे। ये मुनाफिकत है, ये जो है चीले बहाने हैं। मैं समझता हूं कि जब आइन में आपने 18वीं तरमीम में क्यों दिए इख्तियारात सूबों को, ठीक है, क्यों आपने कहा हमने ठीक है, वो आइन की बात आप कर चुके हैं। सर एक बात आपसे पूछनी जब आपने बनती है, प्लीज मनीज़ा एक मेरी बात सुने। देखें, आपने जब सूबों को खुद मुख्तारी दे दी, आपने बड़ी बड़ी नेशनल असेंबली में 50 18वीं तरमीम की तस्वीरें लगवाई हुई हैं कि हमने दी खुद मुख्तारी। आप मुझे बताएं, जब इलेक्शन ही नहीं कर सकता वो 1 यूनिट हो गया। ये तो जब देखिए सर प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, उसका जवाब जरूर मैं चाहूंगी। देखिए जो एक ऑर्डर भी आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो तो पंजाब के हवाले से आया। आप भी छोटे सूबे से ताल्लुक रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर वो जो ऑर्डर है वो बिल्कुल खामोश है। वहाँ के वकला कहते हैं कि क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं हो रही, यहाँ पे वो ऑर्डर जो है वो लागू नहीं करता। तो सारा फोकस जो है PTI का वो सिर्फ पंजाब की तरफ क्यों है? नहीं, उसके अंदर कहा हुआ है, हमारे जो वकला हैं, हमारे जो लोग हैं, उन्होंने भी हाई कोर्ट वो गए हुए हैं और उन्होंने भी कहा हुआ है कि हमारे भी इलेक्शन कराएं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। बात यह है कि जो 21 अरब रुपए मांगे हैं, ये भी इसीलिए मांगे हैं कि दोनों सूबों में भी फिर इलेक्शन हो सके। अब बात यह है कि देखें, पहले तहलील हुई थी पंजाब की असम्बली। पंजाब जो है 60% पाकिस्तान की पॉपुलेशन है पंजाब के अंदर। अब ये आधे से ज्यादा पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे। दोनों सूबों में होने चाहिए इलेक्शन, हम दोनों सूबों में चाहते हैं इलेक्शन। वहां का गवर्नर जिस तरह हर डरबी से काम ले रहा है, जिस तरह वो जो है वो जवाब नहीं जमा अपने करा रहा, आप सबके सामने ये चीजें, ये बातें वाकई में सबके सामने होंगी। मगर एक और सवाल भी उठता है जो सबके सामने नहीं है, और वो ये है कि 2022 में अप्रैल का ही महीना था, यही महीना था जब पुलिस वैन बाहर आके नेशनल असेंबली के खड़ी हो गई थी
اور آپ نے ایک فیصلہ کیا تھا آرٹیکل 5 آپ نے اپنے ساتھیوں کے اوپر جو پارلیمنٹ میں تھے ان کے اوپر لگا دیا تھا اور ایم کیو ایم کے اوپر بھی لگایا جو آپ کے ہم اتحادی تھے اس وقت. تو یہ کس نے بھیجی تھی اس وقت جو آپ کہتے ہیں کہ جی عدالتیں کھلیں اور سپریم کورٹ واقعی میں کھلنے جا رہی تھی اور پولیس وین بھی باہر کھڑی ہوئی تھی, یہ کس نے بھیجی تھی اس وقت, چونکہ حکومت تو آپ کی تھی؟ دیکھیں حکومت ہماری تھی, ہمیں پتہ ہے کس طرح جو ہے وہ رجیم چینج کے ذریعے کس طرح ہمارے اتحادیوں کو توڑا گیا, ہم نے صاف بتایا کس طرح سندھ ہاؤس کے اندر ایم این ایز کو جمع کیا گیا, کس طرح پیسے چلائے گئے, کس طرح ان کو سندھ ہاؤس سے پھر اس لیے چونکہ حکومت تو آپ کی تھی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو آپ کے جو طاقتور حلقہ ہے, یہ جو آپ کا طاقتور حلقہ ہے, یہ سارا سب کے سامنے کہہ چکے ہیں وزیر اعظم جب تھے عمران خان, اس کے بعد بھی ابھی بھی کہہ چکے ہیں اپنے انٹرویوز میں, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف صاف صاف بتا چکے ہیں کس طرح پریشر ہوتا تھا, کس طرح کام لیے جاتے تھے, سارا کچھ بتایا ہم نے. عوام کو سب کچھ پتہ ہے, عوام کو پتہ ہے کہ کون ایکس تھا کون وائی تھا اور کیا چل رہا تھا اس ملک کے اندر. سمپل کہنے کا مگر عوام کو اس لیے بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے, اور پہلے آپ نے بھی ٹویٹ کی کہ جی امریکہ کی سازش تھی, مگر آج عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں, سوری صاحب آج عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر سے سازش ہوئی, اور وہ ایک سابق جنرل کو جو ہے ان کی طرف انگلی اٹھاتے کہ جی آج ملک کے اندر سے سازش ہوئی اور وہ امریکہ کے ساتھ کوئی مینڈ بریجز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب آپ کو کچھ وقت ہو گیا ہے اس بات کو, تو آپ نے اپنے اندر, اس وقت آپ کی حکومت تھی, آئی بی بھی آپ کے ہاتھ میں تھی, آپ تحقیقات کرا سکتے تھے, مگر اب کچھ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں کہ آپ کے خلاف سازش کیا ملک کے اندر سے ہوئی تھی, یعنی کہ اس وقت کے آرمی چیف نے کی تھی, یا کہ باہر سے اوریجنیٹ ہوئی تھی؟ منزے یہ جو ہے پاکستان میں یہاں پر کردار ادا کیا لوگوں نے, غلامی کی, ان کی غلامی مانی گئی. میں نے تو سیفر پڑھا ہوا ہے خود اپنی آنکھوں سے, اس میں تو صاف ہمارے جو ہے نا وہ ڈونلڈ لو ہمارے سفیر کو ڈرا رہا تھا, دھمکا رہا تھا, صاف صاف لکھا تھا عمران خان کی حکومت کو آپ نے عدم اعتماد کی تحریک سے ہٹانا ہے ورنہ سنگین نتائج سے گزرنا پڑے گا. کیوں گئے رشیا, یورپ آپ کا ناراض ہو جائے گا, صاف صاف اس کے اندر لکھا ہوا تھا, میں نے خود پڑھا ہے. آپ نے دیکھا بھی ہے کہ قومی سلامتی کی کمیٹی نے ڈی مارچ کرایا, کیوں کرایا پھر امریکہ کو ڈی مارچ؟ مگر اس کے پر جو خان صاحب کہتے ہیں وہ ذرا سن لیں. مجھے ایک اور بات بتائیں, وہ میرا خیال ہے آپ نے شاید نہیں سنا. سر یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں ذرا آپ کے لیڈر, وہ ذرا سنائیے جی. خان صاحب اس حوالے سے امریکہ کی کنسپیریسی کے بارے میں کیا کہہ چکے ہیں؟ Whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan, it was unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there, it was exported from here to there. جی سوری صاحب, اب چیزیں کچھ کلیئر ہوئی؟ بالکل صحیح کہا. انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے انہیں بتاتا تھا کہ میں اینٹی امریکن ہوں. اچھا, تو اس وقت آپ سے مس کیلکولیشن ہو گئی. امریکہ کو بتاتا تھا, کیوں بتاتا تھا امریکہ کو کہ اینٹی پاکستانی ہے اور اس کی وجہ سے امریکہ نے اس کو ہٹایا, صاف وہ کہہ رہے ہیں. سوری صاحب, ایک بات جو آج الیکشن کمیشن نے بھی کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی صاف انتخابات اور شفاف انتخابات جو ہیں وہ ایک ہی دن ہو سکتے ہیں. کوئی ایسا روم ہے, کوئی مذاکرات کے لیے کوئی لچک پیدا کرے گی پی ٹی آئی کہ جی آپ الیکشنز پہلے کرا رہے ہیں مگر ایک ہی دن پہ کرا لیں؟ اس کے اوپر کوئی, اور بالخصوص اس پہ پلیز جواب دیجیے گا چونکہ وقت کی قلت ہے, کہ کیا کوئی لچک ہے, اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں منزے, پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں بال نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے باقاعدہ 14 مئی اعلان کیا ہوا ہے, یہ اس کی جو ہے وہ ان کی بات نہیں مان رہے, دھمکیاں دے رہے ہیں, صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی ہم نے پاسداری نہیں کرنی. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری رہے. ملک اس طرح نہیں چلے گا کہ جو طاقتور طبقہ بیٹھا ہوا ہے, جو پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے اندر جو حکومت چلا رہے ہیں, یہ من مانیاں اپنی کریں. اگر اس طرح کی من مانیاں بڑے لوگ کریں گے تو پھر چھوٹوں پہ کس چیز کا قانون کا عمل درآمد کراتے ہیں, ان کو سزائیں دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب قاسم سوری صاحب, آپ نے ہمیں کوئٹہ سے جوائن کیا اور بڑی کلیئرلی آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ 14 مئی کو جو چیف جسٹس نے ایک حکم دیا ہے کہ جی 14 مئی کو الیکشنز ہونے چاہیے,
पंजाब के अंदर तो 14 मई को ही इलेक्शंस होंगे पंजाब के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई लचक नहीं दिखाएगी कि मिल बैठ के मुज़ाकरात हों और पहले कोई इंतखाबात की जो डेट है अक्टूबर से पहले वो उसके ऊपर कोई कंसेंसस करके जो जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इस नतीजे पे आ जाएं। तो नाजरीन, सियासी सूरत हाल हमने देखी, मगर सियासी सूरत हाल का बराह रास्त असर माशी सूरत हाल पे पड़ रहा है। महंगाई कितनी बढ़ेगी ये हम आपको बताएंगे, वक्फे के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। ये हर बंदा जो है ना पिस के रह गया, और अब तो आटा और चीनी जो है ना वो पूरी करना मुश्किल हो गया। ख़ास तौर पर जिसके कोई बच्चे हैं 3-4, वो तो बिल्कुल जो है ना मजबूर हो गया है। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि रमज़ान शरीफ में जो है ना वो फल नहीं लेके आए अभी तक। गरीब आदमी मर गया है तो वो अपने बच्चे बेचने के तैयार हो चुका है, और एक बंदा जो पढ़ा लिखा है, आप रोड पे देखें लोग बाइकियाँ क्यों चला रहे हैं, बाइक मोटरसाइकिल क्यों चला रहे हैं, इसलिए कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो लिहाजा ये तो बेशर्म लोग हैं, इनको ना शर्म आती है ना कुछ आती है। जो पिछले साल गंदम का रेट था और आज देखें आज कितना प्लस कर गई है, 5000 प्लस कर गई है 40 kg। और इसी तरह फ्रूट को देख लें, फ्रूट 400 सेब जो है वो सेल हो रहा है पर केजी। बच्चों के ईद के कपड़े नहीं लिए महंगाई की वजह से, ये बिल इतना आ गया है। हुकूमत ने तो लूट मारी मचाई हुई है, गरीब आवाम का जीना हाल किया हुआ है कि गरीब आवाम अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं ले सकते। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की आइनी और सियासी सूरत हाल का बराह रास्त असर पाकिस्तान की मईशत पर पड़ा है। आज पाकिस्तान के माहिर माशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें IMF की पाकिस्तान के लिए अगले साल की माशी प्रोजेक्शन का जिक्र किया है। आर्टिकल में कहा गया है कि पाकिस्तान की मौजूदा माशी इशारिया IMF की प्रोजेक्शन से ज़्यादा बुरे हैं। जहां IMF अंदाज़ा लगा रहा है कि अफराते ज़र की शरह 27% होगी, वहां हफीज़ पाशा साहब का अपना अंदाज़ा है कि महंगाई 35% या इससे भी ज़्यादा जा सकती है। जहां IMF का कहना है कि पाकिस्तान में अगले साल बेरोज़गारी की शरह 7% होगी, वहां डॉक्टर हफीज़ पाशा का अंदाज़ा है कि बेरोज़गारी की शरह 9% तक पहुंच जाएगी। नवंबर में IMF की तरफ से $1.1 बिलियन की किस्त जारी होनी थी, लेकिन अभी तक इस हवाले से स्टाफ लेवल मीटिंग्स जो हैं वो नहीं हो पाई। हुकूमत महंगाई कैसे कम करेगी, इस हवाले से हमने दावत दी है। हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, जो माहिर माशियात हैं, मुसन्निफ़ हैं और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं। इनकी किताब चार्टर ऑफ द इकॉनमी एजेंडा फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान शाया हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ये IMF की जो अग्रीमेंट है, जो कि आप भी IMF के साथ डील कर चुके हैं, ये IMF की अग्रीमेंट क्यों इसीलिए नहीं हो रही चूँकि हम सब्सिडीज़ दे रहे थे, या कि इसलिए नहीं हो रही कि जो UAE है और सऊदी अरब उधर से जो हमारी आनी थी, एक किस्त आनी थी, अभी तक वो हतमी तौर पर नहीं आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने तकरीबन सारे रिफॉर्म्स जो हमें करने थे 9th रिव्यू के कंप्लीशन के लिए, हमने लेट किया मगर पूरे कर दिए। एक तो ये कामयाबी पाकिस्तान की थी। दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों में खबर आ चुकी है कि सऊदी अरेबिया ने $2 अरब की कमिटमेंट की है फॉर्मली जी, और कल परसों की बात है कि UAE ने भी कमिटमेंट की है। तो क्या वजह है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है पाकिस्तान का, जबकि पाकिस्तान ने सारे शरायत पूरे कर दिए हैं और पैसों का भी इंतजाम हुआ है। इसमें सब्सिडी वाला जो मसला था पेट्रोलियम का, वो मेरे ख्याल से हुकूमत खुद उससे हट चुकी है। वजह क्या है? वजह ये है कि जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की इस साल भर की, इस साल के जून तक जब तक प्रोग्राम है, कुछ अब ये लग रहा है कि ये $3 अरब आने के बावजूद जी, अभी भी कुछ कमी रह गई है। और हो सकता है कि IMF चाहता था पाकिस्तान को कि कमर्शियल बैंकों से कुछ पैसा हासिल करें, मगर हमारी क्रेडिट रेटिंग इतनी ख़राब हो चुकी है कि बाहर से पैसा
वहां से नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि फाइनेंसिंग गैप अभी भी रह गया है और इसकी वजह से कुछ फर्दर डिले हो रहा है। ठीक, तो आपने जो कहा जी कमर्शियल बैंक से एक तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान कुछ कर्जा लेगा जो पाकिस्तान नहीं ले सका, तो आप कह रहे हैं कि अभी एक गैप है हमारी फाइनेंसिंग के अंदर जिसकी वजह से शायद आईएमएफ की जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो नहीं हो पा रही। अगर ये नहीं हो पाती और जून में जो है आईएमएफ का जो एक प्रोग्राम है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपकी क्या प्रोजेक्शन है, कहाँ जाएगा डॉलर? 300 पे तो आ गया है। देखिए, बात यह है कि हमारे साथ जो इस साल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है हमारे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में, कि जो प्राइवेट लेंडर्स हैं इंटरनेशनल, उन्हें पाकिस्तान से हाथ हटा लिया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी क्रेडिट रेटिंग्स जो बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं और गिरी हैं, उसलिए वो हट गए। साल के आगाज में अंदाजा ये था कि तकरीबन 9 अरब डॉलर हम बॉन्ड्स के फ्लोटेशन से और इंटरनेशनल कमर्शियल बैंकों से हासिल कर लेंगे, उससे गैप बहुत पूरा हो जाता। अभी तक सिर्फ 200 मिलियन डॉलर आए हैं। लिहाजा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है और उसके नतीजे में अगर ये और डिले होता है आईएमएफ का प्रोग्राम, तो जो मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स हैं पाकिस्तान के, जो कंसेशनल क्रेडिट देते हैं हमें, जिसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक वगैरह, वो भी अपना जो सिलसिला है पाकिस्तान को लोन्स देने का, उसको भी बहुत आहिस्ता कर देंगे। इसके नतीजे में पाकिस्तान और बुरी तरह से प्रेशर में फंसेगा। आप ये देखिए कि रिजर्व्स हर चीज के बावजूद काफी हद तक गिर चुके हैं, सिर्फ 4 अरब डॉलर के लगभग हैं। वो मुश्किल से 1 महीना आपके दरामदात को पूरा कर सकते हैं। तो हालात हद से ज्यादा परेशान कुन इस वक्त हैं। मगर डॉक्टर साहब, अगर आप हुकूमत की तरफ देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब, उन्होंने दिसंबर 2022 में एक स्टेटमेंट दी थी और वो काफ़ी पुरुमीद थे कि अगर आईएमएफ से लोन नहीं आता तो और जगह से पूरा हो जाता है। उन्होंने क्या कहा, पहले मैं आपको सुना देती हूँ। हमारा 9th रिव्यू ऑर्डर है, जो आपकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आपको आगे रिव्यू करके पैसे पाकिस्तान को देने चाहिए $500 मिलियन। लेकिन can't dictate, अगर नहीं आता तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। क्या हमने 98-99 के बाद बिटवीन जब प्रोग्राम नहीं था तो मैनेज नहीं किया था, मैनेज किया था। तो डॉक्टर साहब, जो इसाक डार साहब थे वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि वो मैनेज कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आईएमएफ का लोन नहीं आया, ये मज़ीद डिले भी हो सकता है। उसके दौरान महंगाई बढ़ती चली जा रही है और जो सब्सिडीज़ हैं वो भी उन्होंने वापस ले ली हैं क्योंकि शायद इनको आईएमएफ का लोन चाहिए था। तो इमीडिएट फ्यूचर के अंदर इफ़रात ज़र के अंदर कमी लाने के लिए हुकूमत क्या कर सकती है? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इन हालात में इनके हाथ बंधे हुए हैं। और हुआ ये है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तब्दीली के बाद सितंबर में एक तरह से एक्सचेंज रेट पॉलिसी को वक्तन फवक्तन तब्दील किया गया। कभी उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई और फिर जब प्रेशर आईएमएफ का बहुत पड़ा तो उसको फिर कुछ हद तक हमने मार्केट बेस्ड कर दिया और उसके बाद फिर से थोड़ा सा उसको रोकने की कोशिश की है। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान को अगर अपने रिक्वायरमेंट्स पूरे करने हैं साल भर के जी, तो मुझे बेपनाह अफसोस से कहना पड़ता है कि तिजारती खसारा यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है मार्च के बाद जून तक इसे सिफर होना पड़ेगा, 0। और उसको हासिल करने के लिए ऑलरेडी हुकूमत ने तो छुपे छुपे एलसीज को बहुत हद तक रोका है, मगर एक्सचेंज रेट को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो अफरात ज़र में कमी आने के इम्कानात कम हैं। मेरा अपना अंदाज़ा यह है कि जो आपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया है कि 35% के लगभग अफरात ज़र रहने का ख़तरा मौजूद है। साथ साथ आप देखिए कि बेपनाह सप्लाई शॉर्टेजेस हैं। आपने इंपोर्ट्स बहुत सी चीज़ों के कम कर दिए हैं
اور اس کے نتیجے میں شارٹیجز کی وجہ سے اور اندرونی سیلاب کی وجہ سے بھی جو شارٹیجز پیدا ہوئے، ان سب کو ملا لیں، ایکسچینج ریٹ کی ڈپریسیشن کو دیکھ لیں، اب ایک نیا فینومنا شروع ہوا ہے گلوبل کہ تیل کی قیمت کو بھی بڑھانا شروع کر دیا ہے آہستہ آہستہ اوپیک نے کوٹا کاٹ کے. تو یہ سب فیکٹرز ملا لیں تو مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں کوئی خاص نہیں ہے اختیارات، اور ہم مجبور ہیں، اور افراط زر میں عنقریب کوئی کمی آنے کے امکانات بہت کم. آپ نے کہا کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تجارتی خسارہ جو ہے اس کے اندر آپ کو ایک طریقے سے اس کو بیلنس کرنا پڑے گا، مگر امپورٹس کو تو آلریڈی ہم نے کافی کم کر دیا ہے، مگر ساتھ ساتھ ایکسپورٹس بھی گر رہے ہیں. تو اس کے اندر کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ امپورٹس کو مزید کم کیا جائے اور ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے، کوئی انسینٹیو دیا جائے؟ دیکھیے، ہوا یہ تھا کہ جب آپ نے روپے کی قدر کو آرٹیفیشلی کنٹرول کرنے کی کوشش کی سپٹمبر سے دسمبر تک پچھلے سال، تو ڈائیورشن ہو گیا ریمیٹنسز اور آپ کے خاص طور پہ ایکسپورٹس کی کچھ ڈائیورشن ہوئی. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ سال بھر میں ہو جائے گا جو ڈائیورشن ہے وہ 3.5 سے 4 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. یہ بہت غلط پالیسی. آپ کو یاد ہوگا ایک وقت 3 ایکسچینج ریٹس تھے، ایک آفیشیل انٹر بینک ریٹ اور پھر آپ کا اوپن مارکیٹ اور ایک بلیک مارکیٹ ریٹ. اب بھی کچھ خطرہ پیدا پھر سے ہو رہا ہے. تو اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے آپ سے کہ آپ کو ایکسچینج ریٹ کو اور انٹرسٹ ریٹ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یہ پاکستان میں اس کی ویلیو کم ہے، تو اس لیے ہمیں اب ایک انسٹرومنٹ کو زیادہ استعمال کرنا ہی پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ باہر کی قیمتوں میں خاص طور پہ اب آپ دیکھیے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی 10 روپے اور بڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ 73 سے 84 تک جا چکا ہے ڈالرز پر بیرل، اور خطرہ موجود ہے کہ یہ بڑھ سکتا ہے. تو امکانات نہیں ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، میں ایک پروفیسر ہوں، مجھے وہی رائے دینی ہے جو میری ریسرچ اور انالیسس کی بیسس پر ہم پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر پاشا، ادھر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بہت اہم موضوع ہے، پاکستان کی معیشت کو کیسے بہتر کریں گے، بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں ڈاکٹر حفیظ پاشا سے. اگر غربت مٹانی ہے تو افراط زر میں کمی تو لانی ہوگی. ڈاکٹر صاحب، یہ تو سب کو سمجھ میں آتی ہے، مگر جو سیاسی صورتحال ہے اس کا براہ راست اثر معاشی صورتحال پہ بھی پڑتا ہے. یقیناً آپ اس کے اوپر لکھتے بھی رہے ہیں. آپ کے دوست شاہد کاردار جو سابق گورنر رہ چکے اسٹیٹ بینک کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے پاس ایک چوائس ہے، اور وہ یہ چوائس ہے کہ وہ انتخابات کروائیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا آپ سے کہ اگر ہمیں چھتری چاہیے اگلے 3 سال کے لیے، اس لیے کہ جو گیپ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، جو گیپ اس وقت موجود ہے، اندازہ یہ ہے کہ اگلے 3 سال ہمیں سالانہ تقریباً 30 ارب ڈالر سالانہ چاہیے ہوں گے اپنے قرضے پورے کرنے کے لیے، واپسی کرنے کے لیے، اور دوسری طرف اپنا تجارتی خسارہ جو کہ موجود تھوڑا سا ہوگا مگر ہوگا، اس کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ پیسے کہاں سے ہیں؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے مجبوراً پاکستان کو ایک 3 سال کے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا پھر سے جون کے بعد، اور اس کے تحت کوشش ہمیں یہ کرنا پڑے گا جس طرح سری لنکا نے کیا ہے کہ ہمارے قرضے جو ہیں وہ ری اسٹرکچر اور سپریڈ اوور ہو جائیں، آگے لے جائیں، خاص طور پہ بائیلیٹرل ڈیٹ اور کمرشل ڈیٹ. اس کے لیے آئی ایم ایف کی چھتری ضرورت ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ جون کے مہینے میں ایک تو بجٹ پیش ہونا ہے، دوسری طرف اگر الیکشنز اکتوبر میں ہونے والے ہیں، نیشنل الیکشنز، فیڈرل نیشنل الیکشنز، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کس سے بات کرے گا؟ ایک ایسی حکومت سے جس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد وہ
गवर्नमेंट में रहेंगे या तब्दीली आएगी, तो हो सकता है कि उस वक्त हुकूमत से भी और ऑपोजिशन से भी IMF को बातचीत करवाना पड़ेगा ताकि एक अग्रीड प्रोग्राम हो। इसलिए मेरी अपनी राय ये है कि अगर मुनासिब हो और एक तरह से सुलह हो और एक कंसेंसस डेवलपमेंट हो, तो जून जुलाई में इलेक्शंस करवा देना नेशनल बहुत जरूरी। सो आप समझते हैं कि सुलह सफाई के साथ जून जुलाई के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात करा देने चाहिए और उससे पहले जो है अपोजिशन को और इस वक्त की जो हुकूमत है उनको एक ही पेज पे होना चाहिए जहाँ तक मईशत का सवाल है। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी आपने दिलचस्प बात की, मगर एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि इकोनॉमिस्ट जो लेटेस्ट आया है उसने IMF के ऊपर तनकीद की है, यहाँ तक कह दिया कि ऐसा लग रहा है कि शायद IMF जो है वो इरेलेवेंट भी हो सकता है। एक तरह वो बात करते हैं कि जी ग्रीस को इतना बड़ा उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन्होंने पैकेज दे दिया, यहाँ पाकिस्तान को 1 बिलियन देने को तैयार नहीं है। तो जिस तरह इसाक डार साहब भी कह रहे थे, कोई और एवेन्यूज़ नहीं है क्या? IMF ही सिर्फ एक रास्ता है जहां हम अपने आप को मुस्तहकम कर सकते? देखिए, एक नई चीज जो दुनिया में नजर आ रही है वो ये है कि IMF के बरक्स चाइना ने जो लोन्स फैसिलिटीज एक्सटेंड किए हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, उनका पैमाना तकरीबन IMF के लेवल तक आ चुका है। माशाल्लाह चाइना एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, ना सिर्फ इकोनॉमी साइड पर, बट आप देखें कि पीस मेकिंग में कितना बड़ा रोल रहा उनका सऊदी अरेबिया और ईरान के मिलने में। तो ये हो रहा है कि पाकिस्तान को भी अभी आप देखिए पिछले दिनों हमें जो ज्यादा सपोर्ट मिला है वो चाइना से ही मिला है, और चाइना ने रोल ओवर किया है $2 अरब कमर्शियल डेट को, जो कि बहुत अनयूजुअल है, मगर किया है। और इंशाल्लाह चाइना अपना रोल बढ़ाएगा और दुनिया में अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स ए बाइपोलर वर्ल्ड। मगर चाइना ने जब, सर कत्ता कलामी माफ, चाइना ने जब रोल ओवर ग्रांट किया है तो उसका असर डॉलर के ऊपर नहीं पड़ा, डॉलर की उड़ान वहीं की वहीं रही। उसकी वजह ये है कि ये जो पैसा आया उसको वापस करना पड़ा आपको इन द फॉर्म ऑफ रीपेमेंट्स। और अब आप देखिए ना कि रिजर्व साल के आगाज में $9.8 अरब थे, अब 4 पे हैं। तो जो पैसा आया है वो चले गया डेट रीपेमेंट में, और अभी भी गैप मौजूद है। हमें चाइना से और कोशिश करके डेट रीस्ट्रक्चरिंग करवा के मुख्तलिफ हमारे जो पेरिस क्लब के लोग हैं उन्होंने तो किया हुआ है डेट रीशेड्यूलिंग, उनका अमाउंट छोटा है। हमें चाइना से कॉम्प्रिहेंसिव रीशेड्यूलिंग करवानी पड़ेगी और जो कमर्शियल डेट है उसकी रीशेड्यूलिंग भी करवाना पड़ेगी, और अगर ऐसा हुआ तो हम सांस फिर से अल्लाह के फजल से ले पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा, ऑलवेज़ अ प्लेजर टू स्पीक टू यू एंड वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एज़ ऑलवेज़। और बड़ा अहम आपने आज एक बयान दिया है। आप समझते हैं कि कौमी मुफाद में यही अच्छा होगा कि जून जुलाई के अंदर इलेक्शंस हो जाएं, ताकि जब हम अगले IMF प्रोग्राम के अंदर जाएं तो हम उस हुकूमत के साथ जाएं जो वाकई में लोगों की नुमाइंदगी करती हो और वो कुछ कॉन्फिडेंट हो के एश्योरेंसेस दे पाए, चूँकि वो अगले 5 साल तक इधर ही होगी। बहुत अहम बयान दिया है डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।